जोहार आप सभी सारे विद्यार्थियों को, आप सबों का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं चैनल मिशन झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सबों को बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका क्लास 10वीं का परीक्षा शुरुआत हो चुका है 24 मार्च से और आपका 20 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि आगामी 7 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो इस परीक्षा के तहत वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसीलिए अब हम देखने जा रहे हैं मॉडल सेट। जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये होंगे आपके कुल 40 प्रश्न, 1 घंटा 30 मिनट का। तो इस वीडियो को देखिए और इस आपने अगर रिवाइज कर लिया है तो इसको देखिए, और यदि नहीं किया है तो इस वीडियो को देखिए। आपके सारे क्वेश्चन अधिकतर यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? इस पहला ऑप्शन है 1759, ख है 1769, तीसरा 1779 और चौथा है 1789। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा घ नंबर 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन है रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो, वोल्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूसो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक रूसो है। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है काबूर, मेज़िनी, बिस्मार्क और रूसो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा हमारा ख नंबर, मेज़िनी। अगला प्रश्न देखिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1851, 1861, 1870, 1881। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 ख नंबर। अगला प्रश्न देखिए, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ऑप्शन है प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस। तो शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसा यानी पर्सिया। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने इस प्रकार है, बाघ हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919 और 25 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा इसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका क नंबर 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने लिखा था यह पुस्तक? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना एक ही थी हमारे ख नंबर हो जाएगा सही आंसर, यानी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने इस प्रकार है। तो 8 नंबर प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो किसे दिया गया था कैसर-ए-हिंद की उपाधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा घ नंबर, महात्मा गांधी। अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल गफर खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसे कहा जाता है सीमांत गांधी? 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफर खान यानी ग नंबर।
अगला प्रश्न देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड, यानी एक जैविक और अजैविक संसाधन होते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो ये 12 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर भूमि जो है क्या हो जाती है? निम्नीकरण यानी कटती जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1992, 1997, 2005 और 2012। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये किया गया था हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में। 15 नंबर प्रश्न देखिए हमारे सामने है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का सही कारण नहीं है? ऑप्शन है कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कृषि प्रसार। तो इसका सही उत्तर कृषि प्रसार हो जाएगा, यानी इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का कारण नहीं है? तो कृषि प्रसार यानी कृषि ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्राणी जगत और वनस्पति जाति खत्म हो रही है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने 16 नंबर, बाघ परियोजनाओं की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1972, 1973, 1974 और 1975। तो कब की गई थी? तो एक की गई थी हमारे ख नंबर, यानी 1973 में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो ये इसके ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर, उनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किस शासक ने 14वीं शताब्दी में हौज खास का निर्माण कराया था दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में, वो भी जल की सप्लाई के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? दिया गया तर्क नहीं है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। अगला ऑप्शन देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इनमें से कौन सा तर्क सही नहीं है ना? पक्ष में तर्क सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घ नंबर, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ए ऑप्शन
गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा और उपरोक्त सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सारी चीज़ें मिलके ये निर्धारित करती है किसी देश का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने 22 नंबर है। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय 4000, 7000 और 3000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? 22 नंबर प्रश्न है हमारे सामने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी घ नंबर 6000। 6000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 4 परिवार हैं देश में, मान लीजिए इनमें से प्रति व्यक्ति आय सबकी 5000 रुपये है और 3 परिवार की आय आपको दे दिया गया है 4000, 7000 और 3000 रुपया। आपको बताना है चौथे का क्या आय होगा। इसका उत्तर हो जाएगा घ, यानी 6000 रुपये। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है ना, वो कैसे तैयार होती है? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को तुलना करके इनका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? यानी 1 वर्ष में 1000 बच्चे जो जीवित हैं उसमें से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या वे क्या कहलाती है? ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, औसत जन्म दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क नंबर, यानी शिशु मृत्यु दर कहलाता है 1 साल में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो मर जाते हैं प्रति 1000 बच्चों पर। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ही आपको इस प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप इसका लाभ उठाते रहिए। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है। तो अगला प्रश्न है 25 नंबर, वन उत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन है द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर, यानी प्राथमिक। ये क्या है? वन उत्पादकता संग्रह करना, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है डैश कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। कहने का मतलब है वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, यानी वे लोग जो सरकार के अंडर काम करते हैं, सरकार में रजिस्टर्ड है,
सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, वे किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वे संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है 27 नंबर प्रश्न देखिए इस प्रकार है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, राकेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है सुरेश, नरेश, सुरेश, राकेश, नरेश, राकेश, चारों भाई। तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरेश और राकेश। नरेश और राकेश हमारा ग नंबर। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, तो नरेश क्या करता है, एक शिक्षक है, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। ये दोनों सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। ए इसीलिए आएंगे, ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? ऑप्शन है 200, 365, 100, 250 दिन। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा 100, यानी आपको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है सरकार के द्वारा। ये जो योजना थी मनरेगा के तहत 100 दिन आपको मिलती है सरकार की तरफ से रोजगार की गारंटी। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, आपको इससे पहले बता दें कि इसका सही उत्तर जो है हमारा हो जाएगा क नंबर मौसमी बेरोजगारी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो करण है, करण को किसी विशेष मौसम में ही काम मिलता है और इसको बाकी साल में खाली ही बैठना पड़ता है, इसीलिए ये हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखिए। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ख नंबर, यानी दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए क्या करती है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है 31 नंबर। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। अगला है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ग नंबर, यानी यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह सत्ता की अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है।
सब बढ़िया। और बोलो। तो आप गलत काम कर रहे हैं ना अभी। ठीक है ना, कुछ तो करना ही चाहिए ना। भाभी बोल रही है। कौन भाभी? एक कीड़े मेरी भाभी है, ए। मेरे भाभी नहीं, चल। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? हमको बुलाया जाएगा तो आशुतोष आएगा। बोले कि क्या आप नहीं आइएगा? नहीं, मेरा भाई अभी कुछ नहीं कर, मेरा बंदे वो है। तो बोलिए कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं, जब तक मनो एग्री नहीं तब तक कहाँ काम। अगला प्रश्न इस प्रकार है, देखिए हमारा 32 नंबर, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ऑप्शन है हमारे फ्रेंच, स्पेनिश, डच और जर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्पेनिश, यानी स्पेनिश जो है बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा है बोली जाती है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन है तमिल, हिंदी, पाली, सिंहली। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, यानी सिंहली। तो जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था, वहाँ का राजभाषा सिंहली को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था सन 1948 में। 35 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अगला है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अगला है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। अगला है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो निम्न में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ग नंबर, यानी विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। तो ये विशेषता नहीं है संघवाद की। तो कौन कौन सी विशेषता है? यहाँ 2 या 2 से अधिक सरकारें हो सकती है, यानी सेंट्रल में, और राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों होती है संघवाद में। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नागरिक पर शासन करती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है, यानी अदालत जो है वो सरकार पर अपना जो है नियम डालती है, उस पर भी अदालत को अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, तो निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है अरबी, मैथिली, संथाली, असमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर, अरबी। अरबी जो है हमारा भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। मैथिली, संथाली और असमिया शामिल है। अगला 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघ सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार। तो
कौन सा सुमेलित नहीं है? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा स्थानीय सरकार और शीर्ष सरकार। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। बाकी राज्य सरकार राज्य सूची से संबंधित है, सही है। केंद्र सरकार संघीय सूची से संबंधित है, सही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सूची होती है वो होती है समवर्ती सूची, ये भी सही है। जबकि स्थानीय सरकार और शीर्ष अधिकार है, एक गलत है। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने 38 नंबर प्रश्न, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना असंवैधानिक बाध्यता नहीं है। अगला ऑप्शन है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। अगला है, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला है, पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो ख नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि कथन सत्य नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है, वर्ग विशेष के हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन है। अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है आपका, राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को लामबंद करता है। अगला ऑप्शन है, आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना को हो भी सकती है, नहीं भी। अगला है, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, क्योंकि दबाव समूह जो होते हैं वे राजनीति में सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं। वे सीधे से नहीं लेते हैं, वे क्या करते हैं, राजनीति में दबाव समूह क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके खिलाफ वो क्या पीछे से आवाज़ उठाती है। 40 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी ख नंबर, क्या हो जाएगा, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह है। तो खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह नहीं है और आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, बिल्कुल सही। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, बिल्कुल सही। और श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है, ये भी बिल्कुल सही है। सो ये था आपका मॉडल सेट 1। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, इनके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया जाए, यही मेरी कामना है। आप लोग को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।